नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीगल गाइड 360 पर। मैं एडवोकेट विकास रजावत आप सभी का आपके अपने चैनल लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में हृदय से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं अपने सारे वीडियो में पुराने लॉ को नए लॉ के साथ कंपेयर करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपको चीजें समझा रहा हूं और उनको ईजी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज की इस लेक्चर सीरीज के अंदर भी हम सेम वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। सेम हम आज भी BNSS को CRPC के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं BNSS के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, जैसे कि बेल बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, बेल क्या होती है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो जमानत पत्र क्या होता है, बंद पत्र क्या होता है, जमानत क्या होती है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो ये जो मैंने डेफिनेशंस आज बोली हुई हैं, सेम इस सेक्शन 2 की डेफिनेशन BNSS की मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो के अंदर भी लेक्चर में कर चुका हूं बात। उससे आगे की जो डेफिनेशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं उनको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि मैंने जो 4 डेफिनेशंस आपके सामने रखी हैं, बेल बॉन्ड हो या बेल हो या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये चारों की चारों डेफिनेशंस पूरी तरह से हमारे BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर ऐड की गई हैं। मतलब सिंपल सा ये कि ये डेफिनेशंस CRPC के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो उस लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लॉ मेकर्स ने जब इनको ऐड किया है तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तभी इनकी डेफिनेशंस दी है। क्योंकि ये जो वर्ड है ये बार बार आपके लॉ में BNSS के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपको उनकी डेफिनेशन नहीं समझ में आई है ना, तो आप उस लॉ को भी नहीं समझ सकते। अगर आपको नहीं पता है कि बेल बॉन्ड का मतलब क्या होता है तो आप फिर लॉ नहीं समझ सकते। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स का मतलब क्या है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, अगर ये चीज आप नहीं समझते हैं तो फिर आप लॉ नहीं समझ सकते। तो चलिए कंपेयर करते हैं BNSS की जो डेफिनेशंस हैं उनको CRPC के साथ। हालांकि ये चारों डेफिनेशंस नहीं हैं, पर फिर भी जहां भी कुछ भी कंपेयर करने को होगा मैं जरूर बताऊंगा। तो पहली बात मैं बता दूं कि जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स है, हम पहले इसको समझते हैं। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स, हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो पहली चीज तो ये कि इसको BNSS के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज A के अंदर डिफाइन किया गया है। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस कहां डिफाइन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज A। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस होता क्या है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक होता क्या, तो वो मैं समझा देता हूं। तो इसके अंदर इंक्लूड है एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। अब एनी कम्युनिकेशन डिवाइस से आप क्या समझते हो, कोई भी डिवाइस जिससे कम्युनिकेशन हो सके, मतलब एक व्यक्ति का जो रिसीवर है और एक सेंडर है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित हो जाए उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस। लाइक जैसे फोन हो गया, बात कराने का काम करता है। लाइक जैसे तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, 2 चैनल पे बैठ के 2 जगह पे एक सिस्टम लगा दिए गए हैं, उनके जरिए आप नेट के जरिए बात कर रहे हैं। इसी तरह से कोई भी कम्युनिकेशन हो जो आपका संचार स्थापित करती हो, वहां पे उसका मतलब यहां पे ये है कि वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब ये कह रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्सन एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल प्रोवाइड। तो मैं आपको समझा दूं कि ये कह रहे हैं कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर शामिल होंगे वो सभी डिवाइस जो कम्युनिकेशन स्थापित कराती हैं, किसके लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन की अगर कोई चीज रिकॉर्ड होनी है उसके लिए, सर्च और सीज अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पे जो एविडेंस के पर्पज से, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के पर्पज से, तो ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो तुम्हारा ये है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस के अंदर आएंगी, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आएंगे। थोड़ा सा मैं और इजी इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं, जैसे कि इसकी एक सेक्शन लेते हैं 105 BNSS, न्यूली ऐड है।
हमारी जो ये अभी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स है, ये भी न्यूली ऐड है, तो इसको हम कंपेयर तो करा नहीं सकते। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 105 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये बात करती है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स। अब इसको ऐसे समझो कि एक पुलिस वाला है, किसी चीज को सीज करने जा रहा है, सर्च करने जा रहा है, तो हमारा लॉ की जो सेक्शन 105 BNSS है, वो पुलिस ऑफिसर को ये पावर देती है कि आप जब सर्च करोगे, किसी के यहां जाके कोई चीज सीज करोगे, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे वीडियोग्राफी करनी है, आपको किसी कम्युनिकेशन से उसको क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना है। तो अब उस टाइम पे जो पुलिस वाला जिस चीज को रिकॉर्ड करेगा, तो वो चीज हमारी किसके अंदर आएगी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स की डेफिनेशंस के अंदर आएगी। आपको ऐसे समझना, सर्च और सीज के टाइम पर कोई ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के जरिए वो अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, कम्युनिकेशन ही हुई, तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के अंदर वो डेफिनेशन के अंदर वो कवर हो जाएगा। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल मैं लूं आपके सामने, 176 BNSS का, 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगर CRPC के अंदर बात करें तो एक सेक्शन 157 हो जाती है। ठीक, ये किसकी बात करती है, ये बात करती है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रक्रिया क्या होगी, अन्वेषण के लिए प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में बात करता है। तो इसी का एक जो प्रोवाइजो है, उसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि सच स्टेटमेंट में आल्सो बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। अब इसको समझा दूं मैं, तो 157 CRPC या नए लॉ में BNSS की 176 CRPC दोनों प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की बात करती है। एक तो चीज आपको याद रखनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ये कहते हैं कि कोई रेप की विक्टिम है, अब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है आपको, तो आप उसको क्या करो, कैमरा प्रोसीडिंग्स कर लो, आप उसको किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन से रिकॉर्ड कर लो। तो यहां पे अब जो पुलिस ऑफिसर है या कोई सोशल वर्कर है जो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो हमारे किसके अंदर कवर होगी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के अंदर, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। सेम इसका एक और इसका सबसेक्शन 3 देख लेते हैं। सबसेक्शन 3 ये कहता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल फॉर 7 ईयर और मोर। जो भी ऑफेंस, जो भी अपराध 7 साल और उससे अधिक हो, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, मतलब थाने का SHO, सेल क्या करेगा, फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offense and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronics device। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से रिलेटेड को उनकी टीम जब क्राइम सीन पे जाती है, तो जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो जो एविडेंस कलेक्ट के टाइम पे वो एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो ये कहते हैं कि चाहे तो आप फोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से रिकॉर्ड कर सकते हो, पर ये फोन कौन सा होगा, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगी, इसके बारे में हमारा लॉ नहीं बताता। उसी का कारण है कि इन्होंने ऑलरेडी जो अपनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस की जो डेफिनेशन दी है, उसके अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिया एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, जिससे भी कम्युनिकेशन संबंध हो जाता हो और जिसका पर्पज ये हो, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस के अंदर शामिल है। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सेक्शन 180 BNSS की कॉरस्पेंडिंग सेक्शन 161 CRPC क्या बात करती है, 161 CRPC। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, तो जो गवाह होते हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो काम होता है पुलिस के द्वारा, वो 161 के अंदर होता है। उसकी जो सेक्शन है नए लॉ के अंदर वो 180 BNSS है। तो ये बात कर रहा है कि प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस। तो डेफिनेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, अगर डेफिनेशन में हमें ये नहीं बताते कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस का मतलब क्या है, तो फिर यहाँ पे बहुत समस्या हो जाती है। तो स्टेटमेंट किसी विटनेस की अगर रिकॉर्ड करनी है, तो हमारा जो पुलिस ऑफिसर है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस के जरिए रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब कोई कैमरे के अंदर ले सकता है, किसी ऑडियो के जरिए भी कर सकता है, या किसी और कम्युनिकेशन डिवाइस कोई भी हो उसके जरिए कर सकता है। सेम एक एग्जांपल अगर मैं और लूं तो 251 BNSS की सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है चीज, तो 251 BNSS, और अगर CRPC की बात करें तो 228 CRPC फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात करती है।
जब चार्ज फ्रेम होने हो तो मैं ये बता दूं कि where the judge frame any charge under clause B of subsection 1, the charge shall be read and explained to the accused present either physically or through audio video electronics means। ये लाइन आपकी पूरी तरह से जोड़ी गई है और इसीलिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन की डेफिनेशंस की जरूरत पड़ी। होता क्या था कि कई बार अक्यूज हमारा कोर्ट नहीं आ पाता था और उसकी वजह से क्या होता था, कोर्ट के अंदर मैटर डिले हो जाते। अब ये था कि जब चार्ज फ्रेम होगा तो अक्यूज की प्रेजेंट में ही फ्रेम होगा। अब अक्यूज कहीं बहुत दूर का है, किसी वजह से आ नहीं पा रहा, तो अब बता दिया कि भाई साहब आप वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए उसको वहां खड़ा कर दो, वो वहां से वीडियो ज्वाइन कर लेगा, यहाँ कोर्ट से ज्वाइन करा दिया जाएगा और उसके चार्ज फ्रेम करा दिए जाएंगे और उसको वीडियो के जरिए भी वो उससे पूछ लिया जाएगा कि वो भाई अगर अपनी गलती मान रहा है तो जजमेंट को भेज देंगे जज साहब, उसको लगा देंगे केस को। अगर वो अपनी गलती नहीं मान रहा है चार्ज फ्रेम होने के बाद तो ट्रायल कमेंस कर देंगे जज साहब, ट्रायल चलाएंगे, उसमें गवाहियां करवाएंगे। तो पहले जो लॉ था वो ये था कि उसको फिजिकली आना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस में ही होगा। तो अब हमारे जो नए लोकल लॉ मेकर्स हैं उन्होंने BNSS के अंदर जो सेक्शन 250 बैन है उसके सब सेक्शन 2 के अंदर ये लिख दिया कि प्रेजेंट आइदर फिजिकली और थ्रू वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस भी कर सकते हैं। मतलब सही ये है कि वो वहां पे जो हमारे सिस्को वेबएक्स हम कोर्ट के लिए यूज करते हैं उसके जरिए वो वहां से VC ज्वाइन कर लेगा और उससे जज साहब पूछ लेंगे और उसको भी अब माना जाएगा और चार्ज फ्रेम कर दिए जाएंगे। मतलब ये कि अब कोर्ट को वेट करने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल मैं पूरा निचोड़ निकालूं इस डेफिनेशन का तो आपको मैं बता दूं कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस यानी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो सारे कम्युनिकेशन डिवाइस शामिल हैं जिनका पर्पज हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराना, रिकॉर्डिंग करानी हो, किसके लिए, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए रिकॉर्डिंग करानी हो, या सर्च और सीज के टाइम जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है वो पर्पज हो, या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का हो, एंड फॉर सच अदर पर्पज और किसी और पर्पज के लिए हो जो भी स्टेट गवर्नमेंट रूल के द्वारा ऐसा प्रोवाइड कराए। वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है कुछ टाइम के बाद स्टेट गवर्नमेंट बता दे कि नहीं इसके अंदर भी ऑडियो वीडियो आपको कराना है, तो वो भी चीज इसी पर्पज के अंदर डिफाइन होगी। ये थी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास आती है वो है बेल। जी हाँ, आपने बेल वर्ड सुना तो बहुत होगा, पर मैं आपको बता दूं CRPC के अंदर बेल वर्ड डिफाइन नहीं था। प्रैक्टिकली लाइफ में तो आप रोज बेल सुनते हैं, पर CRPC के अंदर बेल डिफाइन नहीं था। बेल डिफाइन हमारा किया इन्होंने BNSS के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की सबसेक्शन B। तो ये याद रखना आपको बेल कहां डिफाइन, ये एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। जो डेफिनेशंस है इनके बारे में पूछ लेता कि ये कहां डिफाइन है, क्योंकि ये नई ऐड हुई तो इनके तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कोई चीज नई ऐड करिए तो पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो समझ लेते हैं जमानत क्या होती है, क्या होती है बेल। अब बहुत सारा आदमी कहता है कोई ऑफेंस कर दिया बेल करा लेते हैं, तो क्या होता है बेल। तो बेल के बारे में बता दूं आपको थोड़ा सा। जहां पे ऑफेंस बेलेबल है वहां तो एक्यूज का राइट हो जाता है बेल लेने का, पर नॉन बेलेबल है तो वहां पे एक्यूज बेल के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो मिल जाए वो जज साहब की डिस्क्रिप्शन है। कंडीशंस दोनों में इंपोज होती हैं। तो अब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार बेल की डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। तो दो चीजें तो ये याद रखनी है आपको कि ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो बॉन्ड और बेल बॉन्ड इससे आगे की डेफिनेशन हम अभी पढ़ाएंगे आपको कि बॉन्ड क्या होता है और बेल बॉन्ड क्या होता है। मैं एक इजी तरीके से समझाऊं कि एक ये ए व्यक्ति है, अब ये किसी ऑफेंस में किसने किया है उसके अंदर या तो ये अक्यूज है या ये सस्पेक्ट है, या तो संदिग्ध है किसी ऑफेंस को इसने किया है तो उसके अंदर ये तो ये सस्पेक्ट है या फिर ये अक्यूज है। अब इस व्यक्ति को लॉ की कस्टडी से जब रिलीज किया जाएगा किसी सर्टेन कंडीशंस के साथ, और कंडीशंस वो लगाई किसके जरिए जाएंगी, किसी ऑफिसर के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे ऑफिसर का मतलब क्या है, तो ऑफिसर का मतलब हमारे लॉ मेकर्स बड़ा क्लियर डिफाइन करना चाह रहे हैं कि ऑफिसर का मतलब पुलिस ऑफिसर या कोई और भी जो बेल दे सके, तो वो कंडीशंस लगा दें, या फिर कोर्ट तो है जज साहब। तो इन्होंने इसीलिए लिखा है क्योंकि कई बार बेल्स हमें
पुलिस स्टेशन से भी मिलती है, सिर्फ यहाँ कोर्ट लिख देते तो समस्या हो जाती। तो इन्होंने लिख दिया, इसीलिए ऑफिसर और कोर्ट। अब दोनों भाई साहब आपके ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं, और कंडीशन जब वो छोड़ा जाएगा, छोड़ने के टाइम पे कंडीशंस क्या हो सकती है, बॉन्ड के साथ हो सकती है कि उससे पर्सन को बॉन्ड के साथ छोड़ा जाए या बेल बॉन्ड के साथ छोड़ा जाए। तो बेल बॉन्ड और बॉन्ड आप ऐसे समझ लो कि ये जमानत पे छोड़ने के टाइम कुछ कंडीशंस इंपोज की जाती हैं कि आप अपना एक जमानती प्रोवाइड करो या आपको हम पर्सनल बॉन्ड पे ही छोड़ देते हैं। तो बेल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई व्यक्ति है जो सस्पेक्ट है या एक्यूज है किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस का, ठीक, और जिसको रिलीज किया जाना है लॉ की कस्टडी से, उसके ऊपर कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा के कोर्ट के द्वारा या ऑफिसर के द्वारा, और उसके साथ जो कंडीशंस लगेंगी वो बेल बॉन्ड के साथ भी हो सकती है और ओनली बॉन्ड भी हो सकती है। सिर्फ इतना सा मतलब है बेल का। अब हम बात कर लेते हैं बेल बॉन्ड की, क्या होता है जमानत पत्र, और उसी के साथ बात कर लेते हैं बॉन्ड की, क्या होता है बंद पत्र। जी हाँ, बेल बॉन्ड और बॉन्ड की। तो पहली बात तो ये कि बेल बॉन्ड हमारी न्यूली डेफिनेशन ऐड हुई है और बॉन्ड भी न्यूली ऐड हुई है, मतलब सीआरपीसी के अंदर ये डेफिनेशंस देखने को आपको नहीं मिल रही थी। ये डेफिनेशंस न्यूली ऐड हुई है हमारे न्यू लॉ के अंदर। तो हम समझते हैं कि बेल बॉन्ड जमानत पत्र का मतलब क्या है, बॉन्ड बंद पत्र का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये कि बेल बॉन्ड हमारा जो जमानत पत्र है वो डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की सबसेक्शन डी के अंदर। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, क्वेश्चन से यहां से बनते हैं तो ये याद रखनी है। वही बॉन्ड डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की सब क्लॉज ई के अंदर। तो 2 की सब क्लॉज ई के अंदर बॉन्ड डिफाइन है और 2 के सब क्लॉज डी के अंदर बेल बॉन्ड डिफाइन है, मतलब जमानत पत्र। तो दोनों चीजें क्या होती है हम इनको समझ लेते हैं। बेल मैंने आपको समझा दिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ की कस्टडी से कुछ कंडीशंस के साथ रिलीज किया जाना है, वो कंडीशंस बेल के साथ हो सकती है और बेल बॉन्ड के साथ हो सकती है। और रिलीज कौन करेगा, कोई जज साहब, कोई कोर्ट करेगा या कोई ऑफिसर्स, ऐसे व्यक्ति को जो एक्यूज हो या संदिग्ध हो किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस का। ये तो था बेल की डेफिनेशन। अब बेल बॉन्ड क्या होता है ये बताएं। मींस एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद सीओटी, मतलब ये है कि अब अंडरटेकिंग है ये कि किसी व्यक्ति को सीओटी के साथ छोड़ दिया जाए, विद सीओटी के साथ। अब कैसे मैं एग्जांपल के साथ दूं, ये ए व्यक्ति है जो मैंने बताया था कि सस्पेक्ट है किसी बेल के अंदर, मैंने बताया था, तो उसने बेल लगाई अपनी। अब उसकी बेल दी तो सर्टेन कंडीशन इसके साथ लगाती है कि उसे विद सीओटी के साथ रिलीज करना है, ठीक है, इसको रिलीज करना है। कोर्ट ने, हमारे ऑफिसर ने कंडीशन लगा दी कि विद सीओटी इसको रिलीज करना है, मतलब यहाँ पे बेल बॉन्ड लिख दिया कि रिलीज विद बेल बॉन्ड। तो जैसे ही बेल बॉन्ड लिखा मिला, अब बड़ा क्लियर समझ लो कि आपको अपना जमानती लेके आना ही है, एक जमानती लेके आना ही है। जो भी कोर्ट उसमें अमाउंट डालेगा, जो भी उसकी कंडीशन होगी कि इतने का जमानती मुझे चाहिए, तो वो चाहिए। तो आपके बेल के अंदर लिखी हो अगर कि रिलीज विथ बेल बॉन्ड, तो आप समझ लो कि आपको जमानती लेके आना है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है बॉन्ड की। बॉन्ड क्या है, मींस अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट सीओटी। इसका मतलब है कि ये पर्सनल बॉन्ड है, मतलब वो अपनी खुद की अंडरटेकिंग दे रहा है इसके लिए, और बॉन्ड का मतलब ये है कि उसको रिलीज किया जाएगा, ऐसी अंडरटेकिंग है विदाउट सीओटी के। मतलब ये कि यही ए व्यक्ति है, अगर इसने जब बेल फाइल की और बेल के साथ जज साहब ने इसको बेल दे दी और उसके अंदर लिख दिया रिलीज विद द कंडीशन ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड केवल शब्द यूज करा है, बंद पत्र शब्द केवल यूज करा, तो इसका मतलब यह है कि उसे जमानत नहीं देनी है, पर्सनल बॉन्ड दे देना है, अपनी खुद की वो जिम्मेदारी खुद ले लेगा। बेल बॉन्ड के अंदर जो एक्यूज है उसकी जिम्मेदारी कोई और लेगा। तो दोनों के अंदर सिर्फ इतना अंतर है, बस डेफिनेशन लिख दी गई है, मतलब इनका पहले भी यही था, आज भी यही है, बस थोड़ा क्लियर हो गया कि बेल बॉन्ड मतलब सीओटी, बॉन्ड मतलब पर्सनल बॉन्ड विदाउट सीओटी, बस इतनी सी बात। तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम समझ लेते हैं, जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस। अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस, तो एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, ये हमारा क्वेश्चन। तो इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 और बहुत। तो ये कह रहे हैं कि वो सजा दे सकता है 3 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और फाइन 5 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? सोचो आप अपने मन में। दूसरी बात यह कि इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर और फाइन 5 साल से ज्यादा नहीं होगी सजा, ये नहीं दे सकता है, और फाइन है वो 10,000 से ज्यादा नहीं, ये दोनों। क्या ये बात सही है? तीसरी बात,
imprisonment for a term not exceeding 7 years or a fine which may extend to any amount or both। ये कह रहा है वो 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता और फाइन कितने भी अमाउंट तक दे सकता है और दोनों चीजें भी दे सकता है। तीसरी बात ये हुई। चौथी बात ये हुई है कि इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपए और बहुत, कि पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा का नहीं दे सकेगा और जो फाइन है वो 1 लाख से ज्यादा का नहीं कर सकेगा और बहुत। तो कौन सी बात सही है चारों में से? तो इसका आंसर है सी। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 7 साल से ज्यादा की एक तो सजा नहीं दे सकेगा, फाइन वो अनलिमिटेड कर सकता है और दोनों चीजें भी कर सकता है। अभी हमें कहां देखने को मिलता है? तो सीआरपीसी की बात करें तो ये हमें 29 का जो सबसेक्शन 1 है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, जहां पे बताया गया है कि सेंटेंस विद मजिस्ट्रेट में पास। उसमें बताया कि फर्स्ट क्लास कितना दे सकता है, सेकंड क्लास कितना दे सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारा 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकेगा, मतलब 7 साल तक दे सकेगा और फाइन कितना भी कर सकता है और दोनों चीजें भी दे सकता है, फाइन और सजा भी दोनों दे सकता है। बात अगर बीएनएस के अंदर बात करें तो ये 29 जो है वो 23 हो गई है अब। तो 23 का सबसेक्शन 1 के अंदर अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ये बताई गई है पावर कि वो कितनी सजा दे सकता है। तो आज भी अगर हम बात करें बीएनएसएस की तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 ईयर तक की सजा दे सकता है, फाइन कितना भी दे सकता है और दोनों चीजें भी एक साथ दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्वाइटल पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेल लाई टू। एक अपील है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जिसमें एक्वाइटल किया गया था, और जो एक्वाइटल किया गया था वो किसने किया था? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने पास किया था। एक व्यक्ति का कोई का केस चल रहा था, उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने क्या कर दिया? बरी कर दिया। अब उसकी अपील है वो कहां डलेगी, वो कहां लाई करेगी, ये क्वेश्चन है आपके साथ। तो द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्या कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में डलेगी? द कोर्ट ऑफ सेशन, क्या सेशन कोर्ट में डलेगी? दी हाई कोर्ट के हाई कोर्ट में डलेगी? दी सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से कोर्ट के अंदर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसकी कोई अगर अपील है क्वाइटल के अगेंस्ट तो वो कहां डलेगी? तो आंसर है इसका बी, सेशन कोर्ट के अंदर ये डलेगी। और रेलिवेंट सेक्शन कौन सा है? 378 सीआरपीसी का। ठीक है। बात अगर नए लॉ की करें बीएनएसएस की तो 419 हो गई है इसके अंदर, और ये बात करता है अपील इन केस एक्वाइटल की बात करता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने जो एक्वाइटल का ऑर्डर पास किया थी, जो पास की थी जजमेंट, उसके अगेंस्ट अगर अपील डालनी है तो सेशन कोर्ट में डलेगी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग 378, और नए लॉ के अकॉर्डिंग बात करें बीएनएसएस के अकॉर्डिंग तो 419। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं हम नॉन कॉग्निजेबल? तो अ पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी मिल जाती है, उसको पावर मिल जाती है विदाउट वारंट अरेस्ट करने। क्या ये बात सही है? सोचे आप अपने मन में। पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, तो पुलिस ऑफिसर है वो बगैर वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात तो ये है, सोचे आप ये सही है गलत है? क्या इसकी यही मतलब है नॉन कॉग्निजेबल का? तीसरी बात ये कह रहे हैं कि इट्स डिपेंड ऑन द डिस्कशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। नॉन कॉग्निजेबल केस का मतलब है ये डिपेंड करेगा पुलिस ऑफिसर के उसकी डिस्कशन के ऊपर। क्या ये बात सही है? ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंप्लेनेंट अरेस्ट कैन बी मेड, ये कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट पे अरेस्ट की जा सकेगी। क्या ये बात सही है? तो 3 का आंसर है वो बी है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब बड़ा सीधा सा है कि पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब ये कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को वारंट की रिक्वायर है, उसे पहले मजिस्ट्रेट साहब से वारंट लेना पड़ेगा, इसके बाद वो अरेस्ट करेंगे। तो आंसर इसका क्या हो गया? बी। रेलिवेंट सेक्शंस की अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपको सीआरपीसी के अंदर 2(1) के अंदर देखने को मिल जाएगी, और बीएनएस की बात करें तो 2 का सब क्लॉज ए में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सही है? समन केस मीन्स अ केस विच इज नॉट वारंट। ये कहना है समन केस का मतलब उससे है जो वारंट केस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, समन केस मीन्स अ केस थ्रू विच सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड,
मतलब जिसके अंदर सिक्योरिटी जिसके द्वारा रिक्वायर नहीं है उन्हें आप समन केस कहते हैं। समन केस मीन्स अ केस, समन केस मीन्स केस, मतलब समन केस का मतलब है थ्रू इन विच ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज ट्राइड, जिसके जरिए थेफ्ट का ऑफेंस ट्राई किया जा सके। समन केस मीन्स अ केस इन विच ओनली समन कैन बी सर्व ड्यूरिंग ट्रायल। समन केस का मतलब वो है कि जिसमें केवल समन सर्व किए जा सके ड्यूरिंग ट्रायल। तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं, इसका आंसर ए है। समन केस मीन्स अ केस विच इज नॉट वारंट केस। तो जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। अब ये सीआरपीसी के अंदर 2W के अंदर डिफाइन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है आपके प्री में। बात अगर बीएनएसएस की करें तो ये 2 का सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज एक्स के अंदर डिफाइन है। जो 2W सीआरपीसी के अंदर समन केस डिफाइन है वो अब बीएनएसएस के अंदर 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज एक्स के अंदर डिफाइन है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, इससे आगे की चीजें लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूं, तो आप सब्सक्राइब करके इजीली एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ें, साथ में मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकें। बाकी आप इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई इंक्वायरीज हैं, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर भी पर्सनल है, आप उस पर मेरे से समझ सकते हैं। अगर कोई भी चीज इन डेफिनेशन से रिलेटेड आपको समझ नहीं आई हुई है तो आप डायरेक्टली मेरे से बात करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।